स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे तो सनलाइट जब पास होती है, जब भी एक लाइट जो पास होती है प्रिज्म के थ्रू, दैट लाइट जो है गेट स्प्लिट इनटू मैनी मैनी फ्रीक्वेंसीज, मैनी वेवलेंथ्स, और उसका जो है जैसे कि यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव, एक्स रेज, ये विजिबल लाइट में जो है इट्स कॉल्ड विबग्योर। तो विबग्योर तो बेसिकली जो है प्रिज्म से पास होने के बाद जो है that light gets split into these many wavelength, these many lights, okay? तो बेसिकली ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं इसे। अब हम लोग जो है के बारे में डिटेल में हाँ, तो बेसिकली स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम से लेके फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तक, और वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक। अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो ये देखो, ये है वेवलेंथ, ओके? ये लैम्ब्डा या मैक्सिमम, ओके? तो दिस इज लैम्ब्डा मैक्सिमम, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यही सीक्वेंस फॉलो करना है तुम लोगों को, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होती है वो किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम होती है वो कौन से रेज की होती है? रेडियो वेव्स की। लैम्ब्डा जो है वो मिनिमम किसका होता है? कॉस्मिक रे का। लैम्ब्डा मैक्सिमम जो है वो किसका रहता है? किसका रहता है? रेडियो वेव्स का। ओके, गॉट इट? अब एक एक ये देख लो, क्या वो डाउट्स आ गए ऑलरेडी? पहले सिखाने तो दो। अनम्यूटेड, अनम्यूटेड, अनम्यूटेड। समुद्रा, सर वो अथर्वा एंड जोबिता। इक्वल्स टू एमसी सर स्क्वायर होता है ना? एनर्जी थोड़ा डायरेक्टली चैट्स पर ध्यान प्रोपोर्शनल दो टू सर। फ्रीक्वेंसी होता है ना? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कौन बोला? न्यू नो मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना? फिजिक्स में पढ़ा होगा ये तुमने, केमिस्ट्री में डिफरेंट होता है। सर इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर होता है ना? लाइक तो फिर उस तो एमसी स्क्वायर इक्वल्स ये टू ये ये प्लैंक्स एमसी, कांस्टेंट। सर नहीं, अगर E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर भी होता है इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा होता है, तो सर वी कैन आल्सो से दैट एमसी स्क्वायर इक्वल्स टू एचसी अपॉन लैम्डा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आगे चल के बोर्ड ने बताया था ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो मुझे आप स्पेक्ट्रम का टेबल दिखाओ ना सर। कौन सा टेबल? सर पर वो वेलोसिटी स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, लैम्बडा, वो सब। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सी वेलोसिटी होता है ना? सी वेलोसिटी होता है, हाँ बिल्कुल। तो वो व्हाट जो भी था, क्या सी वेलोसिटी होता है? हाँ मुझे पता है। उसके बाद क्या, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर आपने सी फ्रीक्वेंसी बोला। कब? अरे ओके, अगर मेरी जबान से स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। सी सी वेलोसिटी होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। दैट स्लिप ऑफ टंग, ओके? एनर्जी, कुछ भी पूछ लो। वी जो है, वी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। वी जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है। सर प्लीज शो द टेबल अगेन।
समुद्र, स्क्रीनशॉट ले ले। v जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, v बार जो होता है, म्यू बार जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, तो म्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड म्यू बार इज वेव नंबर, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय c। E is nothing but energy of a photon. E is nothing but energy of photon. And V is frequency. H is Planck's constant. Planck's constant का constant जो है वो है into 10⁻⁻34 joules. तो अगर मुझे ये वैल्यूज पता है तो फिर मैं इजीली जो है, और 4 हाथ खड़े हो गए। ओके, अनम्यूटेड, अनम्यूटेड, समुद्र अनम्यूटेड, अथर्व अनम्यूटेड। हाँ बोलो। Sir, forgot to put my hand down. Sorry, sir. ओके समुद्र, म्यूट कर लो खुद सर को। मुझे ये समझ नहीं आया कि सर फिर फाइनली क्या मतलब v वेलोसिटी, लाइक सर c वेलोसिटी कैसे हो सकता है सर? Sir, E energy है ना sir? ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, h प्लैंक्स हाँ, कांस्टेंट है और लैम्डा वेवलेंथ है। सर तो फिर v तो यूजुअली वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है, राइट? Hello. सर Yes, sir, but your हाँ, voice हाँ, is हाँ। coming very low. ओके ओके ओके, अभी बोलो। सर वेलोसिटी v से डिनोट किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी c से डिनोट किया जाता है, c से। सर लेकिन फिर v इक्वल्स टू u प्लस 80 में तो वो फाइनल वेलोसिटी कंसिडर की जाती है। अरे वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ी। तो वेलोसिटी डिफरेंस हो जाती है, लाइक डिफरेंट हो जाती है। हाँ वो तुम लोग v, अरे v जो फिजिक्स में तुम लोग v यूज करते हो ना, वो v होता है। यहाँ पे हम लोग v दिखने में वो v है, वो एक्चुअली में म्यू है, ग्रीक लेटर। v नहीं है वो v नहीं है, तुम लोग लिखते v हो लेकिन वो म्यू है। म्यू बार वाला। हाँ, तो दोनों डिफरेंट है। ओके सर, मुझे लगा v है, सिर्फ वेलोसिटी लग रहा है। नहीं 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 नहीं, वो दिखने में v जैसा है, हम म्यू, ग्रीक लेटर है वो म्यू। ओके सर, थैंक यू सर। या चलो ठीक है। अब सर ये प्लैंक्स कांस्टेंट डिराइव कैसे हुआ? वो जो है हमें, हम लोग जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशंस आर नॉट इन आवर सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। हम लोग इसको बाद में फ्यूचर में देखने वाले हैं। सर उसकी कोई मेथड थी? हाँ, वो हम लोग जब भी प्लैंक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, कि प्लैंक ने क्या क्या किया था, उसका क्या एक्सपेरिमेंट था, तब हमें पता चलेगा। ओके सर। तो और बेसिकली वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, वो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके ओके हाँ चलो ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सामने पेपर होगा तुम्हारे, लिखते जाओ, ठीक है। अब माइक्रोवेव रेडिएशन, पहले ये लिखो, उसके बाद ये भी डाउट्स लूंगा मैं। अब माइक्रोवेव रेडिएशन हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 गीगाहर्ट्ज, 12 गीगाहर्ट्ज, HERTZ, गीगाहर्ट्ज। हाँ ओके। अब तुमको तो पता ही है गीगाहर्ट्ज किसका यूनिट है, ऑफ कोर्स पता ही होगा तुम्हें, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, हमें एनर्जी फाइंड करनी है फोटोन की। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन corresponding to this radiation, कि एक माइक्रोवेव रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज है। तो वो जो रेडिएशन में से जो रेडिएशन, ऑफ कोर्स ये एक माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इट इज नथिंग बट फोटोन, लाइट, फोटोन। तो अगर ये फोटोन है तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी है। H का इसमें H की वैल्यू दी हुई रहेगी तुम्हें, which is 6.26 into 10⁻34 joules, and 1 gigahertz is equals to 10⁹ hertz. 1 gigahertz
इज इक्वल टू 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो सर अब हो मुझे गया सॉल्व। एनर्जी फाइंड कर, अब मुझे एनर्जी फाइंड करके दिखाओ। जोविता से आंसर आया है अब तक। सर हो गया सॉल्व, बोलूं मैं? व्हाट्स योर नेम? क्रिश। क्रिश व्हाट? क्रिश गाला। क्रिश गाला, ओके। हाँ क्रिश बोलो। सर E इज इक्वल्स टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। सो फिर हम लोग H को 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ले सकते हैं, और गीगाहर्ट्ज को 10⁹ और 12 गीगाहर्ट्ज इसके लिए 12 इंटू 10⁹ तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा समथिंग 73 या फिर 74 इंटू 10⁻25 वेरी जूल्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है दैट इज नथिंग बट 79.512 इंटू 10⁻⁻25। बिल्कुल सही है। आई होप सबको जो है ये आंसर मिला होगा। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब ये बहुत ही सिंपल था, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। वेदांत वेरी गुड, वेदांत वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। एक और क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करके दिखाओ। द ग्रीन लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 535 नैनोमीटर। एक ग्रीन लाइट है, ओके, विजिबल लाइट में ग्रीन लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ इज अराउंड 535 नैनोमीटर, ओके। टेक द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ दिस ग्रीन लाइट। इस ग्रीन लाइट का जो फोटोन जो है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। ग्रीन लाइट का वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 535 नैनोमीटर। द ग्रीन लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 535 nanometer. Calculate the energy of a photon of green light. क्या लग रहा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे हम? सर सेकंड फॉर्मूला से। वेरी गुड, मैं तुझे म्यूट पे रख रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? क्रिश। क्रिश म्यूट हो जा, तो सबको आंसर्स बता रहा है। आंसर आया किसी को अब तक? मुझे दिख तो रहा है ऐसे दो तीन जनों को लॉजिक क्लियर हो गया, दैट्स गुड। बिल्कुल। आंसर जो है सबसे पहले जो दिया हुआ है एमिल ने, नहीं एमिल ने सिर्फ टेक्निक बताई है। द करेक्ट आंसर इज, जोविता ने बताया है। जोविता का अप्रोक्सीमेटली सही आंसर है। अभिनव ने भी सेम बताया है। अभिनव वेरी गुड। अक्षत ने भी बता दिया, बिल्कुल। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ करना क्या, बेसिकली इसमें क्या था क्या। बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू एच बाय लैम्ब्डा, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। और एच बाय लैम्ब्डा से जो है एच की प्लैंक्स कांस्टेंट मुझे पता है, ठीक है। सी जो है इट्स 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लैम्ब्डा जो है वो हमें दिया हुआ है कि 535 नैनोमीटर है। तो 535 नैनोमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 535 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इससे जो है हमें आंसर सी कैसे मिला? सी का तो कांस्टेंट है। in vacuum the velocity of this light is equals to 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैक्यूम में जो है जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वो तो हमेशा सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट रहता है। वहां से हमें सी मिल जाएगा।
ठीक है, तो नहीं समझा? ई ई जो है ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्ब्डा, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्ब्डा, ठीक है। एच का वैल्यू जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और सी जो है सी इज नथिंग बट वेलोसिटी, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टी, ठीक है, एच मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सी इज नथिंग बट वेलोसिटी। बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यार सी इज इक्वल्स टू म्यू बाय लैम्ब्डा, ये वेलोसिटी की फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम की थी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, ये हमने यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये वेवलेंथ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं सिर्फ म्यू की फॉर्मूला निकालूं, म्यू की फॉर्मूला, तो म्यू की फॉर्मूला क्या होगी? म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्ब्डा, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो बेसिकली म्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो ये जो है म्यू के बदले मैंने क्या लिख दिया? सी बाय लैम्ब्डा लिख दिया, ओके। तो म्यू के बदले हमने क्या लिख दिया? सी बाय लैम्ब्डा। इतना समझ में आ गया? ओके, गॉट इट। आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे लेक्चर की तरफ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम हमने कर लिया। द एग्जैक्ट आंसर वुड बी 3.7 into 10 raised to minus 19 joules, 3.7 into 10 raised to minus 19 joules, ओके। ये हो जाने के बाद आगे हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग, आई होप माय वॉइस इज क्लियर, आई होप माय वॉइस इज क्लियर, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब याद है हमने लास्ट टाइम जो है रुदरफोर्ड के मॉडल में क्या पढ़ा था? याद है बोर्ड ने ये चीज बोली थी कि रुदरफोर्ड मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ठीक से। याद है हमने ये पॉइंट पढ़ी थी लास्ट हमने जो है रुदरफोर्ड के मॉडल में, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड में हमने ये पढ़ा था कि बोर्ड ने कहा था कि दिस मॉडल डजंट क्लियरली एक्सप्लेन अस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो अभी हम लोग जो है बोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसने मॉडिफाई क्या किया, उसने रुदरफोर्ड के मॉडल को लेके उसमें क्या मॉडिफाई, कौन सी चीजें मॉडिफाई की। तो इन 1913 जो है बोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। बोर्ड के पोस्टुलेट्स देखो क्या थे। बोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विदाउट चेंज इन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के रिवॉल्व होते रहता है विदाउट चेंज इन एनर्जी। इन ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। These orbits are called as stationary orbits. Okay. Second point, the second postulate which Bohr said was electron can change its orbit by absorbing or by releasing energy. Electron जो है अपना orbit जो है
वो चेंज कर सकता है, जंप कर सकता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जंप कर सकता है बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो जो है, जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, और जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो है बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम। बोर ने जो है कहा था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। h इज नथिंग बट प्लैंक्स, तो mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। सो बेसिकली बोर ने ये फॉर्मूला दी थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, इट इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh by 2 pi। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनम्यूट किया हुआ है क्रिश को। सर एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट होता है ना? अरे हेलो? नहीं, वो तो अजीमुथल है, वो तो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। नहीं सर, एंगुलर मोमेंटम भी L से डिनोट होता है शायद से। फिजिक्स में बात कर रहा है कि केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ही सर, और उसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एमवीआर किसका फॉर्मूला होता है? सर एमवीआर भी उससे ही डिराइव हुआ है, मोमेंटम इज mv और डिस्प्लेसमेंट को r लिया है। फॉर्मूला होता है एमवीआर, अगर पढ़ा रहेगा वो तो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो होता है, कोई भी चीज रिवॉल्व होती है तो उसको, उसका जो फोर्स रहता है उसको हम लोग जो है एमवीआर से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज बेसिकली एमवीआर, और उसको जो है उसने कहा कि इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। ठीक है, बेसिकली जो है nh by 2 pi, ये बोर ने सिंबल, ये फॉर्मूला दी थी। अब पूछोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आई है, हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। और उस टाइम पे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बोर से यही चीज पूछी थी कि ये एमवीआर इज इक्वल टू nh by 2 pi जो है ये आपने कैसे निकाला। तो उस टाइम पे बोर्ड ने जो है उनको यही जवाब दिया था कि ये जो है ये सिलेबस में नहीं है, ये जो है आपको फिर कभी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड ने भी उस टाइम पे यही बोला था। तो बेसिकली उसने ये फॉर्मूला कुछ कंक्लूजन निकाल के, ये आवाज मेरा, उसने जो है बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एमवीआर इज इक्वल टू nh by 2 pi। लेकिन ये इस फॉर्मूला पे डिराइव कैसे हुआ, बोर जो है इस फॉर्मूला पे डिराइव कैसे हुआ, ये जो है उसने बताया नहीं लोगों को। बेसिकली उसको भी नहीं पता था, लेकिन उसको पता था नहीं पता था वो तो अलग बात है, लेकिन उसने उस टाइम पे लोगों को जो है ये फॉर्मूला कैसे आया उसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया, उसको प्रूव नहीं किया। ओके, चलो, तो mvr is equal to nh by 2 pi, ये where m is mass of electron, velocity v is velocity of electron, r is radius of orbit। ओके, जब तुम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो सर्कुलर मोशन में तो फिर ये mvr फॉर्मूला वहां पे यूज होती है, और n is equal to ऑर्बिट नंबर। इस तरीके से जो है उसने जो था वो ये था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली ये में हम लोग सबसे पहले डेरिवेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, डेरिवेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और फॉर्मूला जो है वो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। अमीर को डाउट आ गया? अनम्यूटेड, अनम्यूटेड। Sir, I didn't understand what do you mean higher to lower and lower to higher? तो ये हर एक सेल की अपनी एनर्जी होती है, हर एक सेल की अपनी एनर्जी होती है। Miss, no, I mean higher to lower. What does that mean? हर एक सेल की अपनी एनर्जी होती है, बाहर वाले सेल की कंपैरेटिवली आउटर सेल की एनर्जी जो है, बाहर वाले सेल की एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली अंदर वाले सेल से जो है वो लोअर होती है, तो हायर रहती है। So what is H? H is Planck's constant. What? So what? Planck's constant. Sir, I'm getting confused lower to higher. हमने पढ़ा हुआ है, बोर्ड ने बताया था कि हर एक सेल की अपनी एनर्जी होती है, और अगर हर एक सेल की अपनी एनर्जी होती है तो उन एनर्जी में डिफरेंसेस भी होंगे।
किसी सेल के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, किसी सेल के पास कम एनर्जी होगी। Oh, तो बाहर का okay. शेल जो रहेगा उसके पास, बाहर का जो शेल रहता है उसके पास ज्यादा एनर्जी रहती है कंपेयर टू दी जो जो अंदर शेल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और अभी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो है वो देखने वाले हैं कि ये बोर के मॉडल में, बेसिकली ये बोर के मॉडल में अ, सबसे पहले ये फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज जो है इनको जो है नोट डाउन कर दो, फॉर्मूलाज जो है, और फॉर्मूलाज और इनकी वैल्यूज नोट डाउन कर दो। इसके बारे में प्रीवियस पेज, नोट इट डाउन फास्ट। डाउट आया है, हेयर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। तो ये तो हम लोग यार एमवी या फिजिक्स में पहुंच गए ना, तो फिजिक्स में तो वेलोसिटी तो वी से डिनोट होती है। यहाँ पे ये म्यू थोड़ी है, समझो। म्यू इज डिफरेंट एंड वेलोसिटी इज डिफरेंट। वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, म्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट। म्यू जो है इट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी म्यू नहीं है, यहाँ पे ये वी है, और वी तो वेलोसिटी होती है। The derivation of these formulas are not important right now. You just write down these formulas, but इसके बारे में डिटेल में जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। Okay, just for your knowledge, just at present write down these formulas as well as some of the values. अब ये फॉर्मूला है कहाँ, क्या और कहाँ पे यूज होती हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये पहले नोट डाउन कर लो, वही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंस इनका कहाँ पे है वो मैं बाद में बताऊंगा। नोट डाउन करो, डाउट्स मत पूछो। टीई मतलब टोटल एनर्जी।
First one is Rn. R is where R is radius. फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट फॉर्मूला में आर एन है, तो वहां पे आर इज नथिंग बट रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द फॉर्मूले, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ओके, z is nothing but atomic number, z is not atomic number, and n is nothing but n is number of orbits, n is number of orbits, n is number of orbits, and z is atomic number. Vn, v is velocity, v is velocity. E, फोर्थ में E जो है, that E is energy, energy of that particular orbit, energy of an electron, energy of an electron in that particular orbit. So n is nothing but orbit number, first orbit, second orbit, third orbit. T is total energy, total energy. Kinetic energy, Ke is kinetic energy, Pe is potential energy. E, E कहाँ पे है यार? E तो मुझे भी नहीं दिख रहा है. EV, EV is electron volt. That is a unit to measure energy. Unit to measure energy, EV, electron volt. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. बस हो गया, इतनी फॉर्मूला है. टोटल देयर आर 5 फॉर्मूला.
फिफ्थ वन, R इज नथिंग बट राइडबर्ग्स कांस्टेंट। R जो है उसे हम लोग राइडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। राइडबर्ग जो था वो साइंटिस्ट था, मैंने बताया था ना कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। नील्स बोर ने ये फॉर्मूला दी थी, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दिया था। उसका प्रूफ आगे चल के जो है, राइडबर्ग्स ने दिया कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई कैसे होता है। उसका प्रूफ आगे चल के जो है हाँ, most of the questions will be asked based on these formulas. The derivations of these formulas are not important, but you have to remember these formulas. राइडबर्ग्स कांस्टेंट दिया होगा पेपर में। अगर इस फॉर्मूला के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो राइडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई रहेगी पेपर में। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर एट प्रेजेंट दी राइडबर्ग्स कांस्टेंट एग्जैक्ट वैल्यू। Guys, I am giving you 5 minutes to go through these formulas. 5 minutes है, कंटिन्यूसली इस पेज को जो है फॉर्मूलाज को माइंड में उतार लो। मैं 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 3 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगी। फॉर्मूलाज बहुत इजी है, तो मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ। जस्ट फॉर थ्री सेकेंड्स कंटिन्यूसली लुक एट दिस फॉर्मूलाज और उसको माइंड में उतार लो अपने।
चलो guys, I hope everyone has gone through these formulas. Just wait a second. आगे बढ़ते हैं. Now let's study about limitations of Bohr theory. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं limitations of Bohr theory. सबसे पहले बोर थियरी की लिमिटेशंस क्या थी? तो सबसे पहली लिमिटेशन थी that it does not explain the spectra of atoms having more than one electron. उसने जो है सारे के बोर की थियरी, it used to explain the spectra of atoms having one electron. जैसे कि H plus H हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, Li प्लस एटम हो गया, He2 प्लस एटम हो गए, तो He प्लस एटम बेसिकली He प्लस आयन, तो He प्लस आयन हो गया. तो इन सब के रिलेटेड जो है ना बोर थियरी जो है ना वो हमें जो है आइडिया दे रहा था, लेकिन जिसके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन था उसके बारे में जो है बोर थियरी जो है काम नहीं आ रही थी. ओके, सेकंड जो लिमिटेशन जो थी बोर की वो थी कि बोर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन ओनली एज पार्टिकल, लेकिन डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल एंड वेव नेचर. कि डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट जो था उसने आगे चल के हमें ये बताया, उसने ये डिक्लेयर, ये उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ उसका जो नेचर जो है वेव के जैसा है, उसका जो मोशन जो है वो वेव के जैसा है, ना कि सर्क्यूलर. तो उसके पास जो कुछ प्रॉपर्टीज भी है वेव के नेचर की जैसी हैं, ये जो है डी ब्रोगली ने आगे चल के बताया. तो वहां पे लिमिटेशन आ गई बोर की. तीसरा, उसने जो है बोर का जो थियरी जो था इट फेल टू एक्सप्लेन, वो जो है इट फेल टू एक्सप्लेन दी ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. अब ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट क्या होता है, ये तुमको जो है बिल्कुल अभी भी जो है बिल्कुल नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जस्ट तुम्हें जो है थोड़ा सा आइडिया हो, तो मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ, मॉड्यूल में बिल्कुल भी नहीं है ये सब. जस्ट ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच स्पेक्ट्रल लाइन, जब जो स्पेक्ट्रल की जो लाइंस होती है ना गेट स्प्लिट अप इनटू फाइन लाइंस, दिस फिनोमेनन इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट. अब मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई एनिमेशन के वीडियोस होंगे इसके, तो ज़ीमैन इफेक्ट जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में आते ही जो स्पेक्ट्रम प्रिज्म के थ्रू जो लाइट पास होती है उसमें जो है लाइट में जो है ना उसके चेंजेस हो जाते हैं और वो जो है फाइन लाइंस दिखती हैं. ठीक है, जो उसका जो नेचर रहता है ना, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन रहती है ना उस पर्टिकुलर लाइट की, इट गेट्स स्प्लिट अप इनटू वेरी फाइन लाइंस. ओके, तो इस इफेक्ट को जो है स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. यही सेम चीज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. जब यही स्पेक्ट्रम से ये प्रिज्म से पास होते हुए जो ये स्पेक्ट्रम का जो क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम का जो शेप जो है ना वो फाइन लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. ओके, तो बेसिकली तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है. तो ये बेसिकली ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रम जो है उसके शेप में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फाइन लाइन में जो चेंजेस हो रहे हैं शेप में, वो क्यों हो रहे हैं उसके पास कोई भी आंसर नहीं था. ओके, बोर के पास इसका आंसर नहीं था. टोटल ये तीन जो थे सबसे ज्यादा बड़े फ्लॉस थे. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया. ये तीन, वरुण जोशी अनम्यूटेड, अथर्व अनम्यूटेड, ओइशिक अनम्यूटेड, आदित्य अनम्यूटेड, समुद्र अनम्यूटेड. बोलो. हाँ बोलो. So I सर didn't understand H, एक the टाइम पे एक formula. जना बोलेगा, एक टाइम NVR पे is एक जना. equal to NH by. I didn't understand H. व्हाट? I didn't understand H in the formula. कौन सा फॉर्मूला? The MVR formula. MVR उसमें समझने लग क्या, वो तो सीधा MVR इज इक्वल्स टू NH/2 पाई है, वो तो रट्टा So मारना what है. does H mean? प्लैंक्स कांस्टेंट. ओह माय गॉड,
Okay. तुम लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैं लेक्चर 1 घंटे पहले से सिखा रहा हूँ, ये मैं स्टार्ट Sir, भी No, उसने I किया था। couldn't hear. सर एक मिनट, टीई केई वाला वो पेज ओपन करेंगे, एक मिनट। सर सर हाँ 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 बोलो। सर वो राइडबर्ग के फॉर्मूला में जा सकते हो? हे भगवान, मैंने बताया था कि फॉर्मूला जो है उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे करने वाले हैं, मैंने उसका सिर्फ तुम्हें ग्लिम्स दिया, ठीक है, फिर सर भी दिखा रहा हूँ। सर क्या लेकिन प्रॉब्लम? हाँ सर वो बोलो। उधर एक मिनट वाले पेज पे जाएंगे, जिसमें फॉर्मूलाज थे, कर रहा सर हूँ कर रहा फॉर्मूला वाले पेज पे। सर सर He प्लस आयन कैसे एग्जिस्ट करता है? हूँ। He प्लस नहीं, He प्लस, He प्लस। अरे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा ना। अच्छा, प्लाज्मा भी वैसे ही एक्साइटेशन की क्रिएट होता वजह है से। ना। हाँ प्लाज्मा क्रिएट होता है जैसे, वैसे सेम चीज, ज्यादा प्रेशर डालेंगे, ज्यादा हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने ही पड़ेंगे, भले फिर वो नोबल गैस ही क्यों ना हो। सर उसमें लिखा था टी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी सर। सर और सर लेकिन हम लोग को हाँ क्लास में बताया गया एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सर। उस फॉर्मूला के हिसाब से सर पीई इक्वल्स टू केई हो जाएगा, लेकिन फिर आप बोल रहे टी इक्वल्स टू माइनस केई सर। ये वाला सर, थर्ड वाला सर, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सर जब हमको बोला लाइक सर इट सेड दैट एनर्जी, एंटोनियो लावोसियो ने कहा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सर। तो माइनस से तुम्हें क्या पता चल रहा है? हाँ सर, लाइक नहीं, के इक्वल्स टू पी हो जाएगा सर, तो इस तरह से माइनस पी ऑल्सो इक्वल्स टू टी टोटल एनर्जी। टू पी बिल्कुल भी नहीं। बताया ना, के ई इज इक्वल टू पीई बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका डेरिवेशन जो है तुम्हें नहीं है, इसका डेरिवेशन आगे चल के जो है, मैं आगे चल के जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसके बारे में मैंने बताया ना, डेरिवेशन छोड़ दो, सर तो ठीक लाइक है। अगर किसी सर एग्जाम में से क्वेश्चन आया तो मतलब फाइंड द टोटल एनर्जी, तो फिर हम लोग को सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, सर वही लेकिन फिर वो करना है आया फिलहाल के कैसे, लिए। मतलब सर समझ नहीं आया, कुछ वही तो वही सेंस तो नहीं बना वही तो था। बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। इट्स नॉट इन, डेरिवेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो और 2 लेक्चर चले जाएंगे और ओके फिर सर, भी आधे जनों को नहीं समझेगा, बात ठीक है, वो है। ओके। थैंक यू सर। और हाँ, सर राइडबर्ग इसके वाले बारे में जो है, अगर अगर डाउट लेक्चर हो रहे हैं या फिर अगर डाउट लेक्चर या तो फिर साइड में कोई लेक्चर हो रहे हैं तो उसमें बात करो। उसमें जो है मैं थोड़ी एक एक बहुत ही मतलब ग्लिम्स दे सकता हूँ तुम्हें इसके बारे में। डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन ग्लिम्स दे दूंगा कि शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ये कैसे होता है, लेकिन वो डाउट लेक्चर में। अभी मैं लेक्चर वेस्ट नहीं कर सकता उस चीज के ऊपर जो ऑलरेडी नहीं है तुम्हारे बुक में, मतलब तुम्हें जानना भी नेसेसरी नहीं है उसके बारे में बेसिकली। ओके। सर राइडबर्ग हाँ के वो बोलो। राइडबर्ग के फॉर्मूला में जा सकते हो मुझे सर? सर सर ये हाँ एन हाँ वन हाँ। सर ये n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर क्यों है? दो दो ऑर्बिट्स है ना, ऑर्बिट्स, 2 ऑर्बिट्स के बीच का। अब 2 ऑर्बिट्स कैसे हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो एक ही होगा ना, एक एलिमेंट का। नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है यहाँ पे। ओ हाँ ओ ओके। ओके, हायर यहाँ पे N1 और N2 दो है। N2 इज इनर ऑर्बिट एंड N1 इज आउटर ऑर्बिट। तो N2 जो है वो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है और N1 जो है वो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है। सर बट व्हाट इफ एन एलिमेंट हैज मोर देन 2 ऑर्बिट्स? नहीं, ये बीच का उनके एनर्जी बता रहा है ना। ओह ओके। अब हाँ, तो 2 ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी के बारे में बता रहा है ये बेसिकली, ओह कि when an electron jumps from an outer orbit to inner orbit, तो ऑफ कोर्स 2 ही ऑर्बिट होंगे, 2 ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा। एक तो जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, एक जिस ऑर्बिट में वो जंप मारेगा, तो 2 ही ऑर्बिट होंगे ना, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ओके, आई होप सबका क्लियर हो गया डाउट्स। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
चलो लिमिटेशंस पढ़ लिए, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट, ओके नहीं लेक्चर अभी भी है ना, हाँ क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सबका अटेंशन मुझे चाहिए यहाँ पे, ओके आई होप माय वॉइस इज क्लियर। क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्वांटम नंबर्स जो है टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो है हमें ये बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे उसका एड्रेस कहाँ पे है, बेसिकली वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, वो हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शेल्स की बात करेंगे तो शेल्स जो है टोटल जो है वो कितने भी हो सकते हैं, NO, P, Q, R, S, वैसे RS जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि इतने एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर जो है उसमें जो है शेल्स जो होते हैं वो डिनोट होते हैं बाय KLMN वैसे, और बाय नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। उसके बाद शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, ओके शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स SPDFG, ठीक है। बेसिकली जी भी होता है, जी के बारे में हमें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है अभी, लेकिन जी भी होता है। अब बोलोगे एच, हाँ बिल्कुल एच भी होता है, लेकिन बात ये है कि एलिमेंट्स इतने डिस्कवरी नहीं हुए हैं कि एच और एच सब शेल किसी एलिमेंट का हो, क्योंकि इतने एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं SPDF के बारे में फिलहाल। तो हर जो सब शेल्स जो हैं वो होते हैं SPDFG। अब उसमें से सबसे पहले SPDF देखते हैं। अब बेसिकली शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर रिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सपोज तुम लोग जो हो किसी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो, और कॉम्प्लेक्स के वो कॉम्प्लेक्स जो है वो तुम्हारा हो गया शेल, ओके। उस शेल के उस कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारा विंग रहेगा, A विंग, B विंग, या कोई तुम्हारी विंग रहेगी। वो विंग जो है और विंग के अंदर तुम्हारा फ्लैट होगा, फ्लैट में तुम रह रहे हो, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स जो है वो है शेल, उसको हम लोग शेल से कंपेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो विंग बिल्डिंग तुम्हारी उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सबशेल के साथ। सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, और वो ऑर्बिटल्स को जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तुम्हारे फ्लैट के साथ, और फ्लैट में तुम रह रहे हो, तुम इलेक्ट्रॉन्स हो, बेसिकली तुमको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली वो उस ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं जैसे तुम रहते हो फ्लैट में। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग एस सब शेल के बारे में, P सब शेल के बारे में, D सब शेल के बारे में, और F सब शेल के बारे में, ओके। SPDF, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है एक और सब शेल की बात करेंगे तो उसमें जो है सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। S एक ऑर्बिटल होता है। P सब शेल की बात करेंगे उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D सब शेल की बात करेंगे उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F सब शेल की बात करेंगे तो उसमें जो है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल G सब शेल में जो है 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। अब ये कैसे होते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n, इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल। अगर शेल जो है सपोज है KLMN, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं विद 1 2 3 4 ऑल्सो, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है रिसाइड कर सकते हैं, एंड द मैक्सिमम द फॉर्मूला ऑफ दैट गोज बाय 2n²। तो बेसिकली K शेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, सेम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 18, एंड इन N शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो 2 8 18 32 50 ऐसे चलता जाएगा, ओके। तो ये जो है ये पढ़ लिया हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में।
then we are going to talk about azimuthal और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इससे पहले जो कोई पूछता था एल से डिनोट करते हैं, तो बिल्कुल वहां पे तो एल जो है उससे हम लोग डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को, नंबर। वहां पे पहले जो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे, एक्चुअल मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो मैंने बोला था कि एल से डिनोट नहीं करते, ये क्वांटम नंबर है और क्वांटम नंबर को जो है हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। इट स्टार्ट्स विद 0 and ends with n-1. n is what? n quantum number. n is nothing but प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n सपोज शेल्स जो है अगर 3 है, इफ देयर आर 3 शेल्स, तो जो मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हो सकता है वो हो सकता है n-1, which is 3-1, which means 2। तो जो फाइनल जो मैक्सिमम जो फाइनल लास्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सबशेल जो है वो जो हो सकता है वो हो सकता है 2, क्योंकि n-1 is 2। ओके, फॉर और स्टार्ट्स विद 0, इट स्टार्ट्स विद 0। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि n जो है वेयर n इज इक्वल फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब जो है एटम के अंदर सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट है, k शेल प्रेजेंट है। ओके, एटम के अंदर k शेल प्रेजेंट है एंड n इज इक्वल टू 1, तो 1-1 क्या होता है? 0 होता है। s सबशेल, तो मतलब सिर्फ इसके पास एक ही सबशेल है, इसके पास क्या है? सिर्फ एक ही सबशेल है, और वो सबशेल कौन सा है? s सबशेल। फॉर n इज इक्वल टू 2, अब 2 एटम्स हैं, अब एक एटम के अंदर 2 शेल्स हैं। ठीक है, अब एक एटम के अंदर अगर 2 शेल्स हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर जो है, फर्स्ट शेल विच इज 1, ठीक है, तो इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही सबशेल होगा विच इज s। लेकिन अगर हम लोग जो है सेकेंड शेल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग जो है ये एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर सिर्फ s है। अब उसके एक एटम है, उसके पास सेकेंड ऑर्बिट भी है। अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो n-1, विच मीन्स 2-1। 2-1 इज व्हाट? 2-1 इज 1। तो इसके कितने सबशेल्स हैं? 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा, तो 0,1, which is nothing but s, p, which is nothing but s, p। तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने वही बताया है कि सेकेंड जो है उसमें s और p प्रेजेंट है, सेकेंड शेल में s और p प्रेजेंट है। अगर हम लोग अभी थर्ड शेल के पास जाते हैं, थर्ड शेल के पास, तो फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो इसके पास कौन से शेल्स होंगे? इस शेल में जो है कौन से सब शेल्स होंगे? 0,1, 2, 0,1, 2। तो यहाँ पे मतलब s, p और d। ठीक है, अब अगर हम लोग फोर्थ की तरफ जाते हैं, तो फोर्थ की तरफ मतलब क्या? मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 4-1, 3, तो 0,1, 2, 3। तो बेसिकली s, p, d, f, तो ये spdf हो गया। ओके, आई होप इतना क्लियर है। तो फोर्थ शेल जो है उसमें चारों के चारों सब शेल होंगे spdf। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। गो टू प्रीवियस स्लाइड। व्हाट आर ऑर्बिटल्स? मैंने बताया ना, ऑर्बिटल्स इज लाइक योर फ्लैट। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। ये हो गया। अब अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डज एजीमुथल मीन्स?
अजीमुथल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, अजीमुथल साइंटिस्ट का नेम है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट गोज बाय द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज नथिंग, उसकी फॉर्मूला जो है उसकी फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है हमें, तो इट गोज बाय द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल, स्क्वायर रूट ऑफ एल, एल प्लस 1। तो ये जो है फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखनी है, h बाय 2 पाई। इस h बाय 2 पाई को जो है ना हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद h स्लैश, तो l, l प्लस 1 h स्लैश, ओके। तो अभी तुम्हें l, l प्लस 1, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि सपोज मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ 3p1 का, 3p1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ 3p1 का, तो बताओ आंसर क्या होगा। याद रखना h बाय, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ h बाय 2 पाई। h बाय 2 पाई की हमें कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। द वैल्यू जो भी फाइनल आंसर आएगा, सपोज आंसर आता है 5, आंसर जो है वो आता है 5, तो हमारा आंसर रहेगा 5h स्लैश, 5h स्लैश, इट द आंसर विल बी इन द फॉर्म 5h स्लैश, समझा। तो हमें जो है इसकी वैल्यू कोई भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। h इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे तुम लोग अभी भी प्लैंक कांस्टेंट रट के पढ़े हो, h क्या है, h क्या है। अरे h दिखाई दे मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है। अभी क्या प्लैंक खुद आके नीचे आके तुमको बताया कि हाँ मेरा कांस्टेंट है ये। आंसर बताओ जल्दी, आंसर एक भी नहीं आया अब तक। फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p1। एक और सॉल्व करो, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p2, नहीं 3p2 नहीं, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4p2, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4p2। सेम ही रहेगा, क्रिश गाला का कहना है। बहुत ही सही क्रिश, बहुत ही सही। सेम नहीं रहेगा, पहले वाले में 3p1 कहा था मैंने। हाँ बिल्कुल सही क्रिश, सेम रहेगा। और किस किस का मानना है कि सेम रहेगा? क्रिश का कहना है। मैंने अभी तक मैंने हाँ भी बोला है, नहीं भी, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। मुझे तुमसे जानना है कि किस किस को लगता है सेम ही रहेगा। ओके, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पे जो है एंगुलर मोमेंटम अगर बात कर रहा हूं मैं, अगर 3p की, इफ इट्स अबाउट 3p, 3p1, तो याद रखो 3p1 जो अगर p जो है वो 1 है, ठीक है, p जो है वो 1 है, p की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी?
एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू 1 होगी। टी इज नथिंग बट 1। टी जो है उसमें जो एल की वैल्यू 1 है। ओके, पी जो है उसमें एल की वैल्यू 1 है। ओके, तो अगर एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा √2 h slash √2 h slash। द करेक्ट आंसर विल बी √2 h slash। बिल्कुल सही। आई होप सबको क्लियर हो गया ये चीज। अब फाइनल चीज, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके, द लेक्चर इज ओवर। एंजॉय योर लेक्चर, एंजॉय योर ब्रेक। ओके, unmute Samudra Banerjee, unmute Varun Joshi, unmuted, everyone unmuted. No, sir. No problem is there, sir. I forgot to lower my hand, sir. Lecture is over, everyone can leave। तो भी नहीं है तो जा सकते हो। मैं Thank भी you, sir. जाएगा। सर बाय। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। मैंने सुना है कि जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम होता है वो बोलो। फोटोन छोड़ता है। क्या 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 फिर से बोलो। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल एक कम होता है तो वो फोटोन छोड़ता है। वेरी गुड। तो वो पर फोटोन कहाँ से आ गया? फोटोन इज नथिंग बट एनर्जी। जब एक 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 सपोज इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एनर्जी लूज कर रहा है, बेसिकली एक एटम जो है वो अपनी एनर्जी मतलब लूज कर रहा है, तो दैट एनर्जी जो लूज होती है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो वो जो अच्छा। एनर्जी रिलीज हो रही है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड फोटोन इज नथिंग बट लाइट। तो अगर ठीक से देखोगे तो लाइट एमिट होती है उसमें से। अच्छा, ठीक है, और सर तो हाँ और एक ये था कि S2P इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S2P6 यानी ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक फिर से बोलो। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P6 से एंड होता है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है। वेरी गुड। तो फिर हम लोग जो फ्यूचर में अगर हम लोग नोबल गैसेस डिस्कवर करते तो उनका एटॉमिक नंबर हम लोग पहले नोबल से गैस बता सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मैं बोल रहा था कि अगर ऐसा फ्यूचर में है, नोबल गैसेस अगर हम लोग डिस्कवर कर लेंगे तो हम लोग उसका पहले से ही एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। बिल्कुल सही, उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। या वेलकम। चलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू कैन लीव।